हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा स्क्रिप्ट सीरीज के इस नए लेक्चर में। अगर आप हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं हमारे इस सीरीज को, तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ लेक्चर से हम एरे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और एरे टॉपिक्स को हम एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं एरे टॉपिक्स को और लेवल अप करना है और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फ्लैट एंड फ्लैट मैप कैसे काम करते हैं। फ्लैट मैप का यूजेस क्या है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो इश्यूज होती है स्टूडेंट के या बिगिनर्स में, कि फ्लैट एंड फ्लैट मैप का यूजेस कहाँ पर है, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो आपका काम आसान तो बनाएगा ही, साथ में जब आप आगे रिएक्ट या कोई लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तो वहां पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डी स्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, डी स्ट्रक्चरिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एरे डी स्ट्रक्चरिंग को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे, हर एक सिनारियो को देखेंगे जो यहाँ पर बनने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम से शुरू करेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम को ये डिस्ट्रक्चरिंग दूर करता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम है कि प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग को हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर, और इसके अंदर सिंपल सा मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, सिंपल सा कुछ एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। ये मेरा एक एरे है सिंपल सा, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को हमने क्या कर रखा है, डाल के रखा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, डिमांड है, कुछ रिक्वायर है कि मुझे ये जो वेरिएबल्स है ना, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इसको मुझे एक अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। मतलब एक अलग-अलग वेरिएबल्स का नाम देना है और उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करके रखना है। तो मेरा सिंपल सा मतलब, आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ को। सिंपल सा हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट में बनाऊँगा और एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे नेम, और मैं, मुझे पता है इसको इंडेक्सिंग के बेस पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इस यूजर का जीरो इंडेक्स अगर एक्सेस करूंगा तो एक्चुअल में यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, जीरो इंडेक्स पे, यानी जो हमारा यूजर जीरो पे कौन सा वैल्यू है, ये वाला है, तो ये एक्चुअल में यहाँ उठ के आ जाएगा, सिंपल, यहाँ उठ के आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट, इसको एज मान लेते हैं, तो एज को अगर मैं करूंगा यूजर का इंडेक्स नंबर वन, यहाँ पे मेरा उठ के क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। ऐसे मेरा कॉन्स्ट, सेम प्रोफेशन का कर सकते हैं, इसको प्रोफेशन मान लेते हैं, और उसके बाद यूजर का जो इंडेक्स नंबर एक्चुअल में टू है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये मेरा डेवलपर वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही तो आएगा, ये आ जाएगी सारे वैल्यू। तो मैंने क्या कहा, हमारी प्रॉब्लम तो दूर हो गई, क्योंकि हमने सिंपल, हमारा क्या डिमांड था कि हर एक एलिमेंट्स को एक अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसको फुलफिल कर दिया और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, हमने कर लिया। पर ऐसा हो जाए कि इनके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए, यानी एरे के अंदर एलिमेंट क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अभी तो तीन एलिमेंट है, पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, आपके पास 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1000 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाखों में भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या जितने एलिमेंट्स होंगे उनको वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे, अगर यहाँ पर 1000 एलिमेंट हुए तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स। अगर मुझे लाखों में, तो लाख बार इसको क्या करना पड़ेगा, सेम काम को रिपीट करना पड़ रहा है, और क्या हो रहा है कि सिंपल, हम वेरिएबल्स को चेंज करके अलग अलग वेरिएबल्स बार बार बना रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका तो नहीं है, ये देखने में भी अच्छा तरीका नहीं है, और एक तरीके से एक सही तरीका नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक सही तरीके में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें जो जावास्क्रिप्ट हमें एक शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही स्पेशल है, शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। यही है आपका डी स्ट्रक्चरिंग। अब डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, सिंपल मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इन प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता हूँ। मेरे पास ये था,
सिंपल इसको कॉपी करते हैं, यहाँ नीचे लाते हैं, ठीक है। मेरे पास ये था वेरिएबल, अब मुझे इनको अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखना था। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करके। सिंपल मैं करूंगा कॉन्स्ट और एक एरे सिंबल बनाऊंगा और इनको अलग अलग वेरिएबल्स दे दूंगा। जैसे मैंने इसको दे दिया एक नेम नाम का एक वैल्यू, उसके बाद इसको एज दे दिया, देन इसको दे दिया मैंने प्रोफेशन, ठीक है, ये दे दिया। और इसको मैंने कहाँ से लिया, यूजर के अंदर से डिस्ट्रक्चर कर लिया, बस। यही आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग है। देखिए कितने सिंपल वे में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अलग अलग लाइन पे अलग अलग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, पर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल्स के अंदर क्या कर दिया, इन सारे एलिमेंट्स जितने भी एरे के या एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं या एरे के जो भी वैल्यू हैं, उनको हमने इसके अंदर पैक करके रख दिया। और इसको कहाँ से पैक किया, यूजर नाम के एरे के अंदर से। यही आपका क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग है। अब अगर इसको मैंने एक्सेस किया तो क्या ये वैल्यू ला भी रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग नेम, देन एज को, देन उसके बाद प्रोफेशन को मैं चेक कर लेता हूँ। नोड सिंपल इसको रन करते हैं, ये आपको अब प्रिंट करके भी दे रहा है, यानी नेम आकाश, देन 22, देन डेवलपर। तो इस तरीके से आपकी काम को भी इसने कितना इजी बना दिया, और दिखने में इसके कंपैरेटिवली कितना क्लीन लग रहा है। तो यही यूज है आपके एरे डी स्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। तो एक्चुअल में एरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या कुछ नहीं है, ये केवल एरे के हर एक एलिमेंट, जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में, उनको अनपैक करके एक इंडिविजुअल वेरिएबल में निकालना, या इसी इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर से निकालना, इसी को हम बोलते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा एरे डी स्ट्रक्चरिंग। अब केवल जावा स्क्रिप्ट में एरे डिस्ट्रक्चरिंग ही नहीं होती, इसके टू फॉर्म है। एक तो आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग होता है, जो अभी हमने देखा एरे डिस्ट्रक्चरिंग, और एक होता है आपका दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। इसको हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी इस लेक्चर में केवल हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग को हमने देखा, इस तरीके से ही एरे डिस्ट्रक्चरिंग होती है। जैसे कॉन्स्ट मैंने एक सिंपल सा मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर्स, और यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया 10, 20, 30, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो मैं कोई भी वेरिएबल A, B, C, तीन वेरिएबल्स मैंने ले लिया, जिसको इसके एलिमेंट के अलग अलग वेरिएबल्स को पैक यानी वैल्यू को पैक करके रख रहे हैं। ये कहाँ से मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, नंबर से, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए को, ऐसे कंसोल डॉट लॉग अलग अलग भी कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड देन बी डॉट लॉग देन सी, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करूं, रन करूं, तो अब आपको दिख जाएगा, ये सारे वैल्यू आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे वैल्यू प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम एरे की डिस्ट्रक्चरिंग को करते हैं, ठीक है। बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एरे के अंदर, एरे डिस्ट्रक्चरिंग में पोजीशन, ये मैं जो लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, क्या एरे के अंदर पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन का मतलब क्या, जब मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो क्या A, B, C इसमें कोई पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मैं ए की वैल्यू ऐसे मैं कर रहा हूँ, सिंपल ए की वैल्यू सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू है ये सिंपल, ठीक है। ऐसे मैं कर रहा हूँ बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, देन आपको कर दे रहा हूँ सी की वैल्यू, ठीक है। सी की वैल्यू, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या एरे डिस्ट्रक्चरिंग में पोजीशन इंपॉर्टेंट रखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पोजीशन का मतलब क्या है, क्या मैं बी को अगर ए के पोजीशन पे कर दूं और ए को बी के पोजीशन पे कर दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। चल करके देखते हैं। मैंने बी को यहाँ ए कर दिया और ए के जगह पे मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो अब देखना क्या होगा, एक्चुअल में पहले क्या था, अभी मैं इसको सिंपल करूं, तो अभी क्या था, यहाँ पे ए था सिंपल, और ये बी था। पहले केस में ये ऐसा था। अभी इसको अगर मैं रन करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अभी मैंने रन किया तो ए की वैल्यू 10 आ रही है, बी की वैल्यू 20 आ रही है, सी की वैल्यू 30 आ रही है, सिंपल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा।
अगर बी की वैल्यू की पोजीशन ए कर दो और यहाँ पे मैं बी कर दूँ। अब इसको सेव करके अब रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप सिंपल देख पाओगे कि पहले क्या था कि ए की वैल्यू 20 थी, पर अब ए की वैल्यू, सॉरी, ए की वैल्यू पहले क्या थी 10 थी, और यहाँ पर ए की वैल्यू 20 हो गई है। पहले बी की वैल्यू 20 थी, लेकिन अब बी की वैल्यू 10 हो चुकी है। सी की वैल्यू क्या थी 30, तो वो तो अभी उसी पोजीशन पे था 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन इंपॉर्टेंट हो रहा है। हमारा वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोजीशंस इंपॉर्टेंट, अगर उनकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी आपस में चेंज हो जा रही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन बेस्ड है, यानी बेस्ड कह सकते हैं, बेस्ड है अरे डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, पोजीशन बेस्ड होती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, पोजीशन बेस्ड होती है अरे डी स्ट्रक्चरिंग। आप इनकी वेरिएबल्स पे आप कोई भी वेरिएबल्स इनका दे सकते हो, जैसे मैंने एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड दे दिया। वेरिएबल्स आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल मैंगो दे दिया। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा एक्स वाई जेड, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दूंगा ए बी सी, उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा मैंगो, ठीक है, सिंपल। और फिर इसकी जगह पे मैं सिंपल ये भी लिख सकता हूँ, ए बी सी, देन उसके बाद आपको अभी भी सारा चीज प्रिंट करा के देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनके पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एरे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो वहां पर पोजीशंस इंपॉर्टेंट रखता है। ऑब्जेक्ट का जब हम डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे तो वहां पर पोजीशंस इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं है। वहां वेरिएबल्स के नेम या की वैल्यू के पेयर में तो की वहां पर इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें उसके अंदर क्या हो जा रहा है, उसकी वैल्यू भी आपस में चेंज हो जा रही है। अगर उनके वेरिएबल्स हम कुछ भी रख सकते हैं, ये पॉसिबल है कि वेरिएबल्स का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है, सिंपल। अब हम एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर अभी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चरिंग करते टाइम मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रखूं। मतलब एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 3, लेकिन यहाँ पर जो असाइन करने के लिए 2 ही वेरिएबल्स है, तो तब क्या होगा, इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग अगर हम करेंगे तो ए कॉमा बी होगा, क्या देखना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी आपको 10 एंड 20 प्रिंट हो गए, यानी ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 20 आ गया, और 30 को इसने देखा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसने चेक किया कि 10 को कोई असाइन कर रहा है, तो 10 को ए असाइन करा, तो ए के अंदर 10 को डाल दिया। फिर क्या बी को कोई असाइन, इस 20 को कोई असाइन कर रहा है, तो वो वेरिएबल्स था बी, तो बी को उसने क्या कर दिया, 20 ले लिया, 20 वैल्यू रख दी। अब ये 30 जो है इसको कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बचे ही नहीं, तो कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं कर रहा है, तो जावा स्क्रिप्ट इसको स्किप करता है। ये खुद से कभी भी वेरिएबल को असाइन नहीं करता, यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर देगा। ये जैसे 30 को क्या कर देगा, कोई अलग वेरिएबल के अंदर असाइन कर दे, नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर वेरिएबल्स कम है तो इस तरीके से काम होता है। अब इसका उल्टा से, अगर वेरिएबल्स ज्यादा मैं ले लूं, मतलब यहाँ पे अभी तो 3 है, पर मैं जब इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने नंबर्स के अंदर से क्या कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को, देन कंसोल डॉट लॉग बी को भी कर लेता हूँ, सेम कंसोल डॉट लॉग सी को भी कर लेता हूँ, और ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग मैं अपने डी को भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होने वाला ये देखने वाली, नोड इंडेक्स डॉट जीएस। अब आपको देखने को मिलेगा कि ए के अंदर क्या हुआ, ये तो असाइन हो गया ए के अंदर 10, उसके बाद 20 को कोई असाइन बी, 20 को बी ने असाइन कर लिया, 30 को सी ने असाइन कर लिया। अब डी को कोई असाइन करने वाला बचा नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, डी के अंदर अनडिफाइंड रख देता है, तो इसीलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइंड इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है।
तो जब अगर नंबर्स ज़्यादा हो गए तो अनडिफाइंड उसके अंदर स्टोर करता है, कम हो गए तो उसको स्किप कर देता है। यही दोनों का काम है, ठीक है? तो कम और ज़्यादा इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सिंपल अगर मीनिंग बताएँ तो अभी एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? एक मैंने ये सिंपल लिया, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू स्किप करके प्रिंट करानी है, अब टास्क है कि स्किप करके वैल्यू प्रिंट कराना, यानी स्किप करके मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे कराऊँगा? जैसे मुझे ये 10 तो चाहिए, लेकिन उसके बाद 20 नहीं चाहिए, मुझे 30 को प्रिंट कराना है, यानी 10 और 30 आउटपुट में आए, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए मुझे कॉन्स्ट सिंपल ए करूँगा, इसको मुझे स्किप करना है तो मैं स्किप कर दूँगा, ठीक है? मैंने क्या किया, ए मुझे प्रिंट कराना था, अब 20 को मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, 20 की जगह पे कुछ भी नहीं किया, कॉमा से सेपरेट करके उसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद सी के अंदर ये आ जाएगा और इसको मैं नंबर्स के अंदर से रख दूँगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए कॉमा सी, तो अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप 10 और 20 यानी 10 और 30, 20 को आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो स्किप करके भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? अब अगर आपको केवल सी चाहिए तो आप ऐसे करा सकते हो, सिंपल नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपको 30 आ गया। तो 30 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू को स्किप यहाँ पे किया और इसको भी स्किप कर दिया, तो सी की वैल्यू प्रिंट कराए, तो स्किप करके आप कॉमा से सेपरेट कर दो, वहां पर कोई वेरिएबल मत दो, वो स्किप हो जाएगा, ठीक है? तो स्किप करके इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? तो स्किप वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और मल्टीपल वैल्यू को भी हमने स्किप करके देख लिया, ठीक है? अब हमने देखा था कि यहाँ पर जब अनडिफाइंड आ रहा था, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअल में इसको मैं उठा के ला रहा हूँ, ठीक है? यहाँ अनडिफाइंड जहाँ पर आया था, जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा वेरिएबल्स जब लिए थे, तो यहाँ पे कंट्रोल सी एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि अभी मैं जब इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये डी की वैल्यू क्या देगा यहाँ पर? अनडिफाइंड देने वाला है। पर मैं यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। अगर कोई वैल्यू ना हो तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, तो मैं उसको कैसे कर दूँगा? सिंपल मैंने 40 रख दिया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ। अगर उसको अनडिफाइंड वैल्यू मिली, तो वो ये 40 को क्या कर देगा, इस डी वैल्यू के अंदर सेट कर देगा, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा। अब इसको रन करते हैं, तो आपको अब ये 40 मिल रहा है डी की वैल्यू, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू अनडिफाइंड आई, तो इसने 40 सेट कर दिया, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि केवल अनडिफाइंड के केस में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगी, काम करेगी। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये मैं जो कह रहा हूँ इसको समझते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगी, केवल अनडिफाइंड पे काम करेगी, ठीक है? तो जैसे मैंने कॉन्स्ट, अब मुझे क्या करना है, डी नाम से वेरिएबल लिया और इसको अनडिफाइंड कर दिया, अनडिफाइंड। और अगर मैं डी के अंदर कोई वैल्यू रख देता हूँ, 20, ये एक तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ डी को, तो अभी ये क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है? अभी ले लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख दूँ, जैसे तब नहीं काम करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तब वो एलिमेंट को यूज़ करेगा 30। तो एक्चुअल में ये तभी काम करता है जब वैल्यू अनडिफाइंड होगी, तभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे नल भी रख दूँ, तो भी आपको नहीं यूज़ होगा। यानी अब आपका ये एरे एलिमेंट यूज़ होगा, नल वैल्यू को यूज़ कर लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं यूज़ करेगा। डिफ़ॉल्ट कब यूज़ होगा? जब अनडिफाइंड होगा, उसी केस में केवल डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है? तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? केवल अनडिफाइंड पे ही क्या करती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करती है। अब हम देखने वाले हैं रेस्ट, जो रेस्ट ऑपरेटर होता है उसको देखते हैं कैसे डिस्ट्रक्चरिंग में काम करता है, ठीक है? रेस्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है? एक्चुअल में रेस्ट ऑपरेटर है क्या? तो वो चलो एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास कॉन्स्ट है, मैं एक नंबर्स लिया और सिंपल मैंने इसके अंदर 10 कामा 20 कामा 30 कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक और नंबर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि मैं 10 और 20 को तो अलग-अलग वेरिएबल्स में रखना चाहता हूँ। 10, 20 को अलग-अलग वेरिएबल्स में रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं ना 30, 40, 50, 60 एक इनका एक मुझे कलेक्शन चाहिए। मतलब एक एरे फॉर्मेट में या एरे के अंदर ऐसे कलेक्ट होके हों सिंपल। मुझे इसको जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ए की वैल्यू 10 में चली जाए, बी की वैल्यू 20 में चली जाए, ठीक है। बाकी जो बचे एलिमेंट है ना वो किसी अलग वेरिएबल्स यानी एक कलेक्टिव वे में आ जाए 30, 40, 50 एंड देन 60 मतलब एक कलेक्शन बन जाए, मुझे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आता है जो ऑपरेटर उसका यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं वो है रेस्ट पैरामीटर। कैसे? कॉन्स्ट सिंपल मैं करूंगा ए के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा, बी के अंदर इसको इसको उसके बाद मैं रेस्ट पैरामीटर कुछ ऐसे यूज करता हूँ। इसको फंक्शन में हमने देखा था, फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें इसको डिस्कस किया था, तो वही का यूज यहाँ भी कर रहा है ये। एक्चुअल में ये बाकी एलिमेंट को कलेक्ट कर लेगा। तो अगर मैं इसको कहाँ से कर लूंगा, नंबर से, तो नंबर से मैंने इसको डिस्ट्रक्चर किया। अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ ए को, देन कंसोल डॉट लॉग बी को, इसके बाद कंसोल डॉट लॉग सी को, यानी सी नहीं आपका जो रेस्ट पैरामीटर है उसको, ठीक है। अब अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी। एक्चुअल में ए की वैल्यू 10 जो मुझे चाहिए था, ए की वैल्यू 10 आ गई। बी की वैल्यू मुझे सेपरेट चाहिए था, बी की वैल्यू 10 20 आ गई। पर अब मुझे क्या चाहिए था, एक पूरा पूरा एरे चाहिए था ना। तो एरे चाहिए था तो वो क्या हुआ, एक सेपरेट रेस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर, यानी एक कलेक्शन आ गया। तो रेस्ट पैरामीटर करता क्या है कि वो उन्हीं वैल्यू को कलेक्ट करता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है। ये उन वैल्यू को कलेक्ट करता है जिनको कोई भी वेरिएबल से असाइन नहीं कर रहे हो। मतलब उन एलिमेंट को कलेक्ट करेगा, ये उन एलिमेंट को कलेक्ट करता है जिसे कोई वेरिएबल असाइन ना कर रहे हों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वो उन वेरिएबल्स को ही केवल कलेक्टिव वे में रखेगा या कलेक्ट करके रखेगा जो किसी वेरिएबल के द्वारा असाइन नहीं किए जा रहे हो। क्योंकि 10 क्या हो रहा था, असाइन कर रहा था, तो इसलिए 10 को इसने असाइन किया, उसको रेस्ट पैरामीटर ने अपने अंदर कलेक्ट करके नहीं रखा। फिर बी को मैं क्या किया, बी को 20 असाइन कर, 20 की वैल्यू बी के अंदर आ रही थी तो उसको भी उसने नहीं रखा। लेकिन बाकी के एलिमेंट क्या थे, कोई भी इनको वेरिएबल असाइन नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो उसको इसने रेस्ट पैरामीटर के अंदर कलेक्टिव वे में रख दिया। यही यूज होता है आपका क्या, जब आप रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। अब रेस्ट पैरामीटर की क्या पोजीशन इंपॉर्टेंट रखती है, मैंने आपको बताया एरे के अंदर पोजीशन इंपॉर्टेंट रखती है। पर इस केस में क्या जो हमारा रेस्ट पैरामीटर है या इसको कह सकते हैं रेस्ट ऑपरेटर, इसका पोजीशन इंपॉर्टेंट रखता है? क्या इसका पोजीशन लास्ट में ही रहना कंपलसरी है? इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस रेस्ट पैरामीटर को सिंपल बीच में कर देता हूँ, ठीक है। मैं बीच में कर देता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। रेस्ट दूसरे पोजीशन पे एंड देन उसके बाद मैंने बी किया। क्या ये पॉसिबल है? इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा तो ये आपको खुद बता देगा, एरर आएगी रेस्ट एलिमेंट मस्ट बी लास्ट एलिमेंट। मतलब जो रेस्ट पैरामीटर आप यूज करो एक्चुअल में, रेस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पोजीशन लास्ट में होना कंपलसरी है। उसको आप ना तो स्टार्टिंग में रख सकते हैं ना तो आप मिडिल में रख सकते हैं। इसको केवल और केवल आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से एरर से पता चल गया कि हम इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। हमें इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप करोगे तो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो अब आपको बढ़िया से प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से आपका काम करता है रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। एक्चुअल में रेस्ट ऑपरेटर ऐसे काम करता है। अब रेस्ट ऑपरेटर लास्ट में इसीलिए होगा क्योंकि हमें पता है सिंपल कि वो उन्हीं वैल्यू को क्या करता है, कलेक्ट करता है जो एक्चुअल में जो एलिमेंट किसी भी वेरिएबल के द्वारा असाइन नहीं किए जा रहे हो। तो वो असाइन नहीं किया है इसलिए उसको क्या किया जाता है, लास्ट में यूज किया जाता है कि जितने भी वेरिएबल असाइन करने हैं अगर किसी वैल्यू को तो आप पहले उनको असाइन कर दीजिए।
देन मुझे कलेक्ट जितने भी वेरिएबल बच रहे हैं उसको मैं कलेक्ट करके एक नया अरे मतलब एक अरे बना के आपको दे दूंगा। सिंपल काम है, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं जो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जो हमारा रेस्ट है, रेस्ट ऑपरेटर ऑपरेटर वर्सेस जो हमारा एक्चुअल में और जो हमारा जो स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर, इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, ये क्या कैसे एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं स्प्रेड को देखूं, स्प्रेड के केस में क्या होता है, मैंने जैसे कॉन्स्ट लिया, एक एरे सिंपल ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी ले सकता हूँ। मैं दूसरा कॉन्स्ट ले रहा हूँ ARR2, और इसके अंदर मैं ARR1 को रख दिया, देन उसके बाद कुछ एलिमेंट खुद से डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है आपका ये वाला, ये एक्चुअल में यहाँ पे ये रेस्ट पैरामीटर नहीं या रेस्ट ऑपरेटर नहीं है, ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर है। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर है ARR1, ये क्या है, एक स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। और ये कर क्या रहा है, एरे को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का क्या काम है, एरे को एक्सपेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर इन पूरे एरे को कॉपी करके लाके यहाँ पे रख दे रहा है। तो ये काम है क्या इसका, स्प्रेड ऑपरेटर का। वही दूसरी तरफ जो हमारा रेस्ट पैरामीटर होता है, जो रेस्ट ऑपरेटर होता है एक्चुअल में, वो क्या करता है, जैसे मैंने कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पे ए को डिसाइन कर दिया, उसके बाद मैंने रेस्ट को ऐसे लिखा ARR1। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर पहले ये क्या कर रहा है, ए की वैल्यू 20, लेकिन इस 3 और 4 को क्या करने का काम कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक, कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो एक्चुअल में जो रेस्ट है, रेस्ट ऑपरेटर है, वो वैल्यू को कलेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ स्प्रेड ऑपरेटर है, वो एक्चुअल में एरे को एक्सपेंड कर रहा है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब एरे स्वैपिंग समझते हैं, एरे स्वैपिंग क्या होता है, ठीक है। स्वैपिंग, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, स्वैपिंग वाला प्रोग्राम लेते हैं। स्वैपिंग प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, लेट a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 20। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि a की वैल्यू जो भी है वो b बना दो, b की वैल्यू जो है वो a, आपस में क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो वैल्यू को। तो इसको करने के लिए सिंपल मेरा जो एक मेथड है, नॉर्मल मेथड, उसमें क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है, थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर मैं किसी भी एक वैल्यू को रख सकता हूँ, यानी ए को भी रख सकता हूँ, बी को रख सकता हूँ। तो मैं ए की वैल्यू को एक्चुअल में रख दिया। तो अब टेम्प की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई होगी, एक्चुअल में टेम्प हमारा हो गया होगा 10। यही करते थे, टेम्प हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैंने किसके अंदर रख दी, टेम्प के अंदर, थर्ड वेरिएबल के अंदर। अब मैं ए की वैल्यू को बी बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू को बी बनाने का मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, तो अब बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 10। एक काम तो हमारा हो गया, यानी अब मैंने ए की वैल्यू को बी के अंदर डाल दिया है। अब हमें पता है कि जो टेम्प है वो एक्चुअल में क्या है, ए ही तो है। तो अगर मैं इसको बी के अंदर डाल दूं तो मेरा चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं ए कॉमा बी, तो अभी आपको देखने को मिल जाएगा दोनों एक्सचेंज, ठीक है। अभी आपको ये दोनों, ए की वैल्यू अब 20 हो चुकी है जो कि पहले 10 थी, बी की वैल्यू अब 10 हो चुकी है जो कि पहले 20 थी। तो एक्सचेंज कर दिया। लेकिन इंटरव्यूअर हमसे कभी कभी कहते हैं कि बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए भी करना है आपको। तो इसका एक मेथड है, इसको हम कर सकते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग से। कैसे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग से कैसे, जब आप एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करोगे, तो जैसे मैंने लेट ए इक्वल्स टू 10 कर दिया, लेट बी इक्वल्स टू 20 कर दिया। तो अगर मुझे इसे एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बी कॉमा ए, ऐसे, ठीक है। मैं क्या कर दिया, इसको सिंपल इस तरीके से कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, तो अब यहाँ पे इसको मिल जाएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अभी आपको 20 और 10 मिल जा रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे भी करते हैं बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए। हुआ क्या, एक्चुअल में जो बी है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई होगी,
20, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई होगी 10। तो अब क्या हुआ कि ए की वैल्यू बी को यहाँ पे कर दिया 20 और ए की वैल्यू यानी बी की वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज किए भी डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एरे फंक्स अगर कोई फंक्शन मुझे एरे रिटर्न कर रहा है तो वहां पर हम कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन से एरे रिटर्न करना है, यानी फंक्शन से कोई से एरे रिटर्न करना करना देन डिस्ट्रक्चरिंग वो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन से एरे को डिस्ट्रक्ट, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है सिंपल गेट यूजर नाम से, कुछ भी आप ले सकते हो, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है सिंपल कुछ एक एरे को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न के अंदर सेम वही काम, ये ऐसे कर लिया सिंपल 22 एंड देन डेवलपर, यहाँ पे गामा देना पड़ेगा हमें। ये एक एरे को रिटर्न कर रहा है। तो इसको अगर मुझे करना हो, प्रिंट कराना हो, तो एक सिंपल सा यूज है, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट यूजर, और इस फंक्शन को मैं अगर कॉल कर लूंगा तो यूजर के अंदर ये पूरा एरे आ जाएगा। यूजर क्या कर देगा, ये पूरे एरे को रिटर्न कर रहा होगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट लॉग यूजर, तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या आ रहा होगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये एरे ही तो आ रहा है, रिटर्न होके ना एरे आ रहा है। तो यूजर के अंदर क्या आ गया होगा, एरे, ठीक है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, एक फिर से इंडेक्सिंग वे की तरफ इंडेक्स का यूज करके प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे, कंसोल डॉट लॉग यूजर का इंडेक्स नंबर 0, ऐसे इसको कॉपी करूंगा, इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 के जगह पे 1 कर दो, इसको 2 कर दो। तो एक्चुअल में ऐसे भी मैं इसको प्रिंट कर उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर फिर से वही बात हुई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेंगे तो मुझे उतने ही वेरिएबल्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम ऐसे नहीं यूज करेंगे। हम क्या कर यूज कर सकते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग। यहाँ भी हम डी स्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट बनाएंगे सिंपल, और मैं क्या करूंगा, नेम एज देन प्रोफेशन सिंपल, ठीक है। और इसको मैं कहाँ से ले लूंगा, गेट यूजर वाले फंक्शन से, ठीक है। गेट यूजर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ से मैंने सारे वैल्यू ले ली। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, नेम एज देन प्रोफेशन। तो अब इसको प्रिंट कराता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये आपको इस तरीके से प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसे हम एरे से कोई अगर यानी सॉरी, अगर फंक्शन से कोई एरे रिटर्न हो रहा है तो वहां पर भी हम डी स्ट्रक्चरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फंक्शन के साथ अगर कोई एरे रिटर्न हो रहा है तो वहां पर भी डी स्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं। अब दूसरा है कि हमारा अभी तो हम सिंपल कर रहे थे, तो अब नेस्टेड अरे के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं। नेस्टेड एरे के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कॉन्स्ट है सिंपल, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक सिंपल एरे, ठीक है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट सिंपल है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट एक नेस्टेड एरे है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस अब इसको कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करोगे, इसको करने का बिल्कुल सेम आपको उसी कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्स्ट नेम मेरा पहले लेवल पे मिल रहा है तो मैं नेम सिंपल लिखूंगा, दूसरा मुझे एक और अरे बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चरिंग सेम है, ऐसे आप करोगे, इस तरीके से आप किसके अंदर, डेटा के अंदर से एक्सेस कर लोगे। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, नेम कामा एज कामा प्रोफेशन, तो अभी भी आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अभी भी ये सारे वैल्यू प्रिंट। तो नेस्टेड अरे को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अरे स्ट्रक्चर को आज हमने कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप जरूर एक बार फिर अगर समझ में आए तो आप फिर से जरूर देखें। ये आपका यूज बहुत होगा आगे जब आप रिएक्ट वगैरह करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अभी बचा है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब मैं ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करा लूंगा, ऑब्जेक्ट टॉपिक को जब अच्छे से क्लियर करा लूंगा, तब हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।